हाँ, ये बार बार क्यों आ रहा है? गेट इट है ना, RAS। हाँ, हमारे सचिव महोदय श्री द्विवेदी जी का मैं इस संगोष्ठी में स्वागत कर रही हूँ। और स्पष्ट किया आपने कि हमारी जो शिक्षा नीति है इसमें रामचरितमानस, शिक्षा, संस्कृति, समाज और इसी के साथ ही साथ शास्त्र का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है। जैसे और संगीत भी, संगीत, नृत्य कलाएं, जो आपने कहा ललित कलाएं, तो वे सारी ललित कलाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं और बच्चे का इसमें सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए इसमें बहुत सरकार को भी धन्यवाद है और शिक्षण को देने वाले सभी, इससे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए इसमें सहभागिता है और इसे उन्हें आगे बढ़ाना है। इसी विषय के साथ ही मैं हमारे इस गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि श्री नाइक सर को बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, आलोचक हैं और राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित हैं, शिक्षाविद हैं और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे आए और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए। आदरणीय नाइक सर आए। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम संदीप नाइक है और मैं देवास में रहता हूँ। और मेरे लिए सच में ये सौभाग्य की बात है कि नीरजा मैडम ने मुझे जोड़ा है। हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, विक्रम विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी हम लोगों ने पढ़ाई की, अंग्रेजी पढ़ाई की है, सीख रहे हैं। अभी भी आती तो नहीं है, भाषा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़ के कि देश भर के, महाराष्ट्र के भी कई साथी हैं जो मराठी में शुरुआत में बोल रहे थे, दिल्ली से हैं, भोपाल से हैं, उज्जैन से मैडम प्रेमलता चुटेल हैं जो शैलेंद्र जी के साथ में काम करती हैं वहाँ पे। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके साथ एक अच्छे विषय पे बातचीत करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे हैं। और मेरा तो बहुत जमीनी अनुभव है और लंबी सक्रियता शिक्षा की कई सारी समितियों में मेरी बहुत रही है। और अगर मैं ऐसे शुरुआत अगर अपनी बातचीत की करूं तो बहुत, हम सब लोगों ने श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास एक पढ़ा होगा जो बहुत फेमस है, राग दरबारी। और उसकी एक पंक्ति हमेशा उद्धत की जाती है कि भारतीय शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसपे सड़क पे आता हुआ कोई, सड़क पे पड़ी हुई ऐसी कुतिया है जो कोई भी आता है और उसको लात मार के चला जाता है। तो अगर आजादी का इतिहास हम देखें और इसके थोड़े से पीछे जाएं हम, तो लगभग जब आजादी का मसौदा बन रहा था, संविधान बनने की बात शुरू हो रही थी, तो देश को किस तरह की शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमारे ढांचे कैसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उस सब के बारे में काफी बात हो रही थी। गांधी जी ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट रखा था, नई तालीम की बात हमने की थी। उसी समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है 1937 में मेरा ख्याल है शिक्षा नीति के बारे में बातचीत की थी कि किस तरह से सार्वभौमिक शिक्षा की हम बात करेंगे। और जब आजादी मिली तो उसके तुरंत बाद जो पहला शिक्षा आयोग, हम लोग चूंकि शिक्षा से सब जुड़े हुए हैं, तो पहला शिक्षा आयोग डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना था, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ था और जिस तरह के हमारे ऊपर जख्म थे, विभाजन के जख्म थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इधर से उधर हुए थे, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा का एक मूल्यांकन किया था और कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। और बहुत स्ट्रांगली मेरा ख्याल है पहली बार समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन हम कहते हैं, वो डॉक्टर डीएस कोठारी ने इंट्रोड्यूस किया था। कालांतर में बहुत सारी शिक्षा समितियां बनी, बहुत सारे लोग उसमें आते गए। और अगर हम बाद में देखें तो बस्ते का बोझ करने के लिए बहुत सारी समितियां बनी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, 1990 में हमने बनाई। आचार्य राममूर्ति ने बहुत खूबसूरत काम बिहार में किया था, तो उन्होंने एक समिति पूरा प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापीकरण को लेकर, यूई जिसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, वो सब बातें उसमें हुई थी। पर इन सब के बावजूद भी हम जो बार बार बात कर रहे हैं, जैसे मैडम ने भी अभी जो बीज वक्तव्य दिया डॉक्टर अग्रवाल ने, उन्होंने यही कहा कि किस तरह से हमारी जो चीजें हैं वो मिसिंग है अभी भी। हमारी यहाँ शिक्षा को नौकरी से सीधा सीधा जोड़ दिया गया है कि आप अभी देश में आप बेरोजगारों का वर्तमान परिस्थितियां, चुनाव चल रही, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा उभरा हुआ है, देश में पीएचडी करे हुए लड़के बैठे हुए हैं, लड़के, महिलाएं, लड़कियां 40-40 साल उम्र हो गई, नौकरियां नहीं है, तो बहुत दुर्भाग्य है। जबकि हमारे यहाँ ये कहा गया था कि अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, और विद्या सा विद्या या विमुक्त थे, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि जो विद्या वो है जो हमको मुक्त करती है। परंतु जितना हम पढ़ रहे हैं वो विद्या से पढ़ने के बाद हम लोग मुक्त के बजाय जकड़न में होते जा रहे हैं
ये हमारी सबसे बड़ी एक जो शिक्षा पद्धति 75 साल की हमने विकसित करके जो बना के रखी है, वो एक बड़ी दिक्कत है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात कर रहे थे, बार बार समावेशी शिक्षा की बात कर रहे थे, वो नहीं हो पाया। तो खास करके पिछले 3 वर्षों में कोविड का जिस तरह से प्रकोप हुआ, और जिस शिक्षा व्यवस्था की पेरिफेरी में या स्कूल कॉलेज के कैंपस में लड़कियों को लाने के लिए राजा राम मोहन राय से लेके अंबेडकर या गांधी या सावित्रीबाई फुले, इन सब लोगों ने इतने प्रयास किए, वो 3 सालों में आके बच्चे फिर से स्कूल की पेरिफेरी के बाहर हो गए। और मुझे लगता है कि अब अगले 100 साल हमको फिर से प्रयास करना पड़ेगा कि हम कैसे वो बच्चों को अंदर लेके आए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात में जो फिर से इसको कहना चाहता हूँ कि जो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ में नई शिक्षा नीति में उसका क्या प्रभाव हम देख रहे हैं। तो देखिए, बेसिकली जो मेरा अपना अनुभव है, वो जमीनी अनुभव है, महाराष्ट्र, असम, नॉर्थ ईस्ट का, या गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में, और कई सारे प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं मिलकर कई साथियों के साथ में। तो नीपा के साथ में मैं काफी भी जुड़ा हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ में। तो हम लोग जो देख रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम 2 चीजें मिसिंग कर रहे हैं, एक तो स्किल, कौशल, और दूसरा जो है दक्षता। तो जब तक ये कौशल और दक्षता हम शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे, वो तब तक कोई उसका प्रभाव नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने जो घोषित की है, अभी इस सरकार ने जो घोषित की है, उसमें ये दोनों चीजों का मेरे को प्रादुर्भाव नहीं बल्कि एक उद्भव होते हुए दिखता है। और अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बहुत सरल भाषा में, जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से बात कर रहा हूँ या मैंने जो उसको समझने की कोशिश की, वो ये है कि हमारे यहाँ रामायण महाभारत के बहुत सारे पुराण है, मिथक है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो आप देखिए कि आश्रम में समावेशी शिक्षा, जिसकी मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कि वहां पे राज परिवारों के बच्चे भी जा रहे हैं और लकड़हारे के, कुम्हार के या कोई और बच्चे भी है, वो भी साथ में पढ़ रहे हैं। वो धनुर्विद्या भी सीख रहे हैं, वो खाना बनाना भी सीख रहे हैं, वो जंगल से लकड़ी लाना भी सीखते हैं। अरुणी जैसा हमारे सामने एक उदाहरण है, जो पानी खेती में बह रहा है तो वो खुद लेट जाता है और वो पूरी नाली को रोकता है पानी को। और जो वो शिष्य मिलता नहीं है तो रात को गुरुजी आके ढूंढते कि कहाँ थे अरुणी, तो वो देखते हैं कि वो बिल्कुल बुखार में तप रहा है और वो पानी जो उसने रोका हुआ है। तो ये जो कमिटमेंट है और ये जो एक कई प्रकार की स्किल्स, मतलब कौशल और दक्षता दोनों वहां पे है। तो वो जो राजकुमार हैं या जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, वो जो है वहां पे धनुष हथियार सीख रहे हैं, खेती सीख रहे हैं, अर्थ सीख रहे हैं, अध्यात्म सीख रहे हैं, धर्म के बारे में सीख रहे हैं, राजनीति सीख रहे हैं, और तमाम तरह की विद्याएं वो सीख रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो पेड़ जंगल को पहचान रहे हैं। आज हमारा पीएचडी करा हुआ, मतलब मैं खुद अपनी बात करूं कि मुझे आप 10 पेड़ पहचानने को कह दीजिए, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। पर हमारा जो आदिवासी समुदाय, जब मैं मंडला डिंडोरी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या अंडमान के जारवा ट्राइब के बीच में जाता हूँ, तो वहां पे 8-10 साल का बच्चा कम से कम 70-80 प्रकार के पेड़ों के बारे में वो नाम जानता है, वो मछलियों के नाम जानता है, वो कितने प्रकार के मशरूम है वो जानता है, वो ये जानता है ये मशरूम खाने से क्या होगा, ये मशरूम जहरीला है या ये पौष्टिक है ना। तो इस तरह की जो स्किल्स वाली बात है, जो कॉम्पिटेंस, दक्षता वाली बात है, वो सारी चीजें हमारी संस्कृति में, पुराने गुरुकुल में हमारे यहाँ बच्चों को सिखाई जाती थी। दुर्भाग्य से हम लोगों ने जो आजादी के बाद एजुकेशन का जो पूरा एक पैटर्न लिया, जिस तरह के नवाचार हम लोगों ने किए, जो प्रयोग किए, लगातार शिक्षा समितियां, अभी हायर एजुकेशन बना 12वीं तक के लिए, अभी सेकेंडरी एजुकेशन पूरा बना हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन का कमीशन बना हुआ है, वो सब हुआ, पर वो सब रिफ्लेक्शन जो है, बातें तो बहुत हुई पर वो रिफ्लेक्शन अभी आया नहीं। और जब नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी घोषित की सरकार ने, जब मैं उसको देखता हूँ, तो सबसे अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत उसमें अच्छा लगता है, ये है कि बच्चा अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो संस्कृत भी ले सकता है, जबकि हम सब लोगों को ये अवसर नहीं थे। मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोलॉजी में किया, बाद में अंग्रेजी पढ़ा, तो आज भी मेरे सामने कई सारी दिक्कत है कि नहीं, आप फलाने विषय में एमए नहीं तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, आप इंटरडिसिप्लिन। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, और दूसरा जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जो नए कॉन्सेप्ट में जो शिक्षा का नया परिप्रेक्ष्य रखा गया है, जो एक विचार दिया गया, एक हाइपोथेसिस जो दी गई, परिकल्पना की गई है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो मेरे को सबसे अच्छी चीज इसमें ये लगी है कि एक जो इंटरडिसिप्लिनरी 2 विषयों का जो समावेश है, 2 विषयों का आपस में जोड़ना है, इनका मिलना जुलना है, और ये विषय सीख के, मतलब एक बच्चा अगर केमिस्ट्री पढ़ता है और उसकी संस्कृत भी अच्छी है, तो मेरे को लगता है ये बहुत ही अनूठा कॉम्बिनेशन होगा। हालांकि इसके शासकीय और प्रशासनिक पहलू थोड़े से अभी दिक्कत होंगे, क्योंकि 2-4 साल 5 साल लगेंगे कि एक बच्चा, एक प्रिंसिपल अगर आप कॉलेज में हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 बच्चे एक क्लास में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, 15 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, 12 बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, 2 बच्चे भूगोल पढ़ना चाहते हैं, एक लड़का होम साइंस पढ़ना चाहता है, तो वहाँ जेंडर का भी इश्यू हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे कुकरी बहुत पसंद है, तो मेरे को खाना बनाना सीखना है,
तो होटल मैनेजमेंट का अगर मैं ऑप्ट करता हूँ सब्जेक्ट, तो इस तरह की थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें तो निश्चित रूप से होंगी, परंतु धीरे धीरे ये चीजें जब स्मूथ हो जाएंगी, थोड़ी हो जाएंगी, लाइन में आ जाएंगी और फंक्शनल ठीक से करने लगेंगी, अच्छे से हो जाएंगी, तो मुझे लगता है बहुत इसका फायदा होगा। और गुरुकुल पद्धति का हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसका पूरा या नई एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफ्लेक्शन है, खास करके दक्षता और कौशल पे जो बातचीत करने की बात हो रही है, मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और सरकार को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं, नई किशोरावस्था में जो बच्चे अभी आ रहे हैं, वो शायद बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और अपनी दक्षता कौशल विकसित कर पाएंगे। और ये नई पद्धति जो आई है, इससे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, जो आज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो भले ही, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, पर अगर आप कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं कर सकते, मासेस के साथ बात नहीं कर सकते, तो अपना वो जो स्किल है, आपकी जो दक्षता है, आपका जो कौशल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मुझे लगता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, गुरुकुल की जो परंपरा है, उससे प्रभावित होके ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुषांगिक विषयों पर जो जोर डालेगी, और इसकी जो प्रोडक्ट या इसके जो हमारे पास छात्र नए आएंगे 5-10 साल में, उसका फर्क हमको देखने को मिलेगा। वो निश्चित ही समाज में एक सकारात्मक और अच्छा परिवर्तन होगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः आभारी हूँ आप सबका कि आपने मुझे इतने विद्वत जनों के बीच में, ऑगस्ट जो स्पीकर्स हैं उनके बीच में बोलने का मौका दिया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैडम नीरजा बाटले को भी, और कोशिश करूंगा कि अगली बार भी आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, ताकि मुझे सीखने को मिलेगा। और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी एलएलएम की परीक्षा परसों से है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैडम चुटेल यहाँ बैठी है, विक्रम विश्वविद्यालय की वो हैं, तो वो जानती है कि प्रोग्राम्स डिक्लेयर हो गए हैं एग्जाम्स के, मंडे से 28 तारीख से सारे एग्जाम्स हैं, तो मैं पूरे समय नहीं रह पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं आप सबको सुनूं। इसका रिकॉर्डिंग अगर मुझे नीरजा मैडम भेज सकेंगी तो बाद में मैं तसल्ली से सुनूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बोल रही है मैडम, कुछ बोल रही है नीरजा मैडम? नहीं, धन्यवाद दे रही थी संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सर ने तो बहुत अच्छे से इस विषय को भी समझाया कि जो अंतर संबंध से जो अंतर विषय दो जुड़ रहे हैं, उनसे हमें बहुत फायदा होगा, और आगे जाकर के मतलब 2-4 साल में ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। अभी तो हम समझ लीजिए एक प्राथमिक स्टेज पर ही चल रहे हैं। और सर और संदीप सर की सब बातें तो ठीक ही हैं, लेकिन ये कि उनकी परीक्षा है, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी लगी कि देखिए सीखने की और उसकी कोई उम्र नहीं होती है, और वो अभी भी उसमें लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही मैं हमारे IMN देशमुख महाविद्यालय राजूर के अहमदनगर के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत शेणकर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आकर के अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर शेणकर जी, आइए। जी धन्यवाद मैम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य इकाई द्वारा इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसके अध्यक्ष और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख सर, संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, इस परिचर्चा की आयोजक और मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री मैडम जी, डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आसीन है रमाशंकर कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि श्री संदीप नाइक जी तथा विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर प्रेमलता चुटेल मैडम जी, और इस मंच से जुड़े सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर संदीप सर ने अपना मंतव्य रखा है, और नई शिक्षा नीति और हमारी जो भारतीय गुरुकुल संस्कृति है, इसका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है अथवा इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता जा रहा है, इस पर उन्होंने थोड़ा सा स्पर्श किया। 2 हिस्सों में मैं अपनी बात को यहाँ पर रखूंगा। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप में हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी, और आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उसका समावेश किस प्रकार से होने जा रहा है। इन 2 बातों को लेकर थोड़ी सी मैं यहाँ पर अपनी बात रखूंगा। पहली बात तो यह है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है।
औपचारिक शिक्षा जो मिलती थी छात्रों को, मंदिर, आश्रम, गुरुकुलों के माध्यम से मिलती थी। यही उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, जबकि परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार प्रसंग के माध्यम से जो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। विभिन्न धर्म सूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में वहां पर स्वीकार किया है। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो इस काल में परिषद, शाखा, चरण जैसे संघों की स्थापना हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्ध धर्म के द्वारा वहां पर शुरू हो गई। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः जो होती थी वह वनों में होती थी। जैसे कि हम लोग रामायण और महाभारत की जो कथाएं पढ़ते हैं उसमें हम जानते हैं कि राम हो अथवा जितने भी सारे हमारे महापुरुष हो अथवा महानायक हो, उनको गुरुकुल में जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और गुरुकुल में जाकर अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को, जैसे कि अलग अलग विद्याओं का अर्जन इन शिष्यों के द्वारा होता था। द्रोणाचार्य हो अथवा कृपाचार्य हो अथवा जैसे बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों ने उस काल में गुरुकुल में रहकर राज घराने के राजकुमारों को वहां पर शिक्षा दीक्षा दी थी। इसको हम सभी लोग जानते हैं। तो वनों में, उपवनों में तथा ग्रामों में, नगरों में इसकी व्यवस्था होती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। इसका कारण भी मैं बताता हूँ कि अधिकतर जो दार्शनिक आचार्य वनों में निवास, अध्ययन या चिंतन पसंद करते थे, उनको छोड़कर बहुत सारे आचार्य महानगर के नजदीक ही वहां पर रहते थे, ताकि नगरों के साथ उनका संपर्क भी बना रहे। और जो छात्र उनको वहां पर मिलते थे उसमें संख्या की बात करें तो 40 से ज्यादा संख्या नहीं होती थी एक गुरु के पास, और एक कम से कम 4 छात्र वहां पर उनके साथ पढ़ते थे। तो ये जो गुरु है वह इन ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन में वहां पर देते थे, बाहर भेजते थे। और जिनके पास ये व्यवस्था नहीं होती थी तो गुरु ही अपने उस कुटिया में उन जो बच्चे होते थे उनको उनके भोजन की वगैरह व्यवस्था वहां पर करते थे। मनु के अनुसार ब्रह्मचारियों को गुरु के कुल में, अपनी जाति वालों में तथा कुल बांधवों के यहाँ से भिक्षा याचना नहीं करनी चाहिए। यदि भिक्षा योग्य दूसरा घर नहीं मिले तो पूर्व गृहों का त्याग करके भिक्षा याचना करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुकुल गांवों के सन्निकट हुआ करते थे। बहुधा राजा तथा सामंतों का प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित उनकी सभाओं की ओर से आकर्षित होते थे और अधिकतर उनकी राजधानी में ही बस जाते थे, जिससे वे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। इनमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर, ये जो अलग अलग इस प्रकार के केंद्र है उनका उल्लेख आज भी हमें मिलता है। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की ओर भी विद्वान आकृष्ट होते थे। फलतः काशी हो, कर्नाटक, नासिक, ये जो शिक्षा के केंद्र भी वहां पर बन गए थे। सार्वजनिक शिक्षक संस्थाएं सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुई। इसका उल्लेख सर जी ने भी किया है। भगवान बुद्ध ने उपासकों को शिक्षा दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया था। इस संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन अथवा आध्यात्मिक अभ्यास वहां पर शिष्यों के द्वारा कराया जाता था। बौद्ध विहारों की विशेष उन्नति कराई गई इस काल में। कुछ समय पश्चात ये विद्या के महान केंद्र भी बने। वस्तुतः गुरुकुलों के समान ही वहां पर थे, लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि बहुत सारे शिष्य वहां पर उन विहारों में रहकर विद्यार्जन वहां पर करते थे। एक बात मैं निश्चित रूप में कहना चाहूंगा, नारी शिक्षा की बात हम लोग करते हैं आज, सभी के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा की बात हम लोग करते हैं। मध्यकाल की बात थोड़ा सा अगर हम लोग करें तो नारी के लिए शिक्षा को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस कालखंड में, हमारे आधुनिक काल में सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा फुले हो, इन्होंने विशेष प्रयास करके फिर से नारियों को शिक्षा दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करेंगे, हम लोग गुरुकुल संस्थाओं की बात करेंगे, तो वैदिक युग की बात अगर होती है तो स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण कर विद्याध्ययन एवं स्वयं प्राप्त होम आदि कर्म करने की इजाजत थी। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री शिक्षा का वहां पर विचार किया गया था। स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पर काफी ध्यान रखा गया था। और ये शिक्षा खुलेआम में नहीं होती थी। जिस वहां पर गुरुकुल में वहां के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शिक्षा देते थे, तो उनको सुनकर ज्यादातर वहां की ही स्त्रियां उस शिक्षा को प्राप्त करती थी अथवा उसमें वो माहिर हो जाती थी। महावीर और गौतम बुद्ध ने संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। ये धर्म और दर्शन के मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। जैन और बौद्ध साहित्य में से पता चलता है कि कुछ भिक्षुनियों ने साहित्य के विकास और शिक्षा में अपूर्व योगदान दिया है, जिसमें अशोक की पुत्री संघमित्रा का उल्लेख मिलता है। बौद्ध आगमों की महान शिक्षकों के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है।
जैन साहित्य के जयंती नामक महिला का पता चलता है, जो धर्म और दर्शन ज्ञान में अविवाहित रही और अंत में भिक्षुणी हो गई। तो इस प्रकार नारियों को आलोच्य काल की बात अगर हम करें तो नारियों के लिए किसी प्रकार की पाठशाला का पृथक पृथक प्रबंध किया गया हो ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन बौद्ध विहारों ने अपने विहारों में भिक्षुणियों को शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप में की थी। कालांतर में उसके भी उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं। वस्तुतः कन्याओं के लिए पृथक पाठशालाएं न थी। जिन कन्याओं को गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता, जैसे कि मैंने बताया, जो पुरुषों के साथ ही अध्ययन करती थी। उत्तर रामचरित में वाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी का उल्लेख मिलता है, जो वे अध्ययन वहां पर करती थी। भौभूतिक ने मालती माधव प्रथमांक में कामंदकी की ओर संकेत किया है, जो गुरुकुल में अध्ययन करती। तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि जिनमें इस आलोच्य काल में नारियों को शिक्षा की वहां पर अनुमति थी। अध्यापन कार्य की बात अगर हम करें तो जो शिष्य गुरु के पास रहते थे, वैसे तो गुरु शिष्य से धन मांगना अथवा द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात करते हैं तो एकमात्र बहुत बड़ा उदाहरण है वो, जो बहुत बड़ा एक राजनीति का अथवा एक दूर की सोच की बात अगर हम लोग करें वहां पर वो देखा जाता है। तो एक अन्याय की भी बात उस पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर निंदनीय माना जाता था कार्य में, अध्यापन के कार्य में विद्यार्थी से धन मांगना। गुरु निर्धन से निर्धन छात्रों को भी पढ़ाते थे और जो गुरु विद्या के लिए मोल भाव करता था उसको विद्या का व्यवसाय कहकर तुच्छ दृष्टि से समझा जाता था, किंतु गुरु के पढ़ाए हुए एक ही अक्षर के द्वारा शिष्य उसका ऋणी समझा जाता था। और ये कारण है कि शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी उस कालखंड में लेते थे। हम थोड़ा सा बात करते हैं वर्तमान शिक्षा स्थिति की। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अगर इसको मंच वहां पर स्वीकार करें तो बाबा रामदेव की बात हम लोग करते हैं कि उन्होंने वैदिक और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिलने के उद्देश्य से आचार्य कुलम की स्थापना वहां पर की है और इस आचार्य कुलम में गुरुकुल पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया है और शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग उन्होंने शुरू भी किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आधुनिक शिक्षा नीति अथवा जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसका आरंभ होने से पूर्व ही ये पाठ्यक्रम अभी चल रहा है। 8वीं से लेकर सीबीएसई तक का पूरा सिलेबस उनको उन बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है। आचार्य कुलम में सीबीएसई बोर्ड को भी जोड़ा गया है। आचार्य कुलम में आधुनिक और वैदिक शिक्षा की अद्भुत संगम को हम लोग वहां पर देख सकते हैं और इनमें वेद, उपनिषद, संस्कृत, योग, हवन, पूजन, इनका भी ज्ञान छात्रों को वहां पर मिलता है। तो निश्चित रूप में जो यहाँ पर बात कही थी संदीप नायकी जी ने कि हमारे प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को अथवा हमारे जो पूर्व इतिहास है अथवा हमारी जो संस्कृति है उसको निश्चित रूप में आधुनिक शिक्षा जो नीति है 2020 के माध्यम से वहां पर रखने की कोशिश की गई है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा सदैव ज्ञान, अनुसंधान, वैज्ञानिक, तर्कयुक्त, प्रायोगिक और सत्यापित कौशल आधारित उच्च शिक्षा, सदैव ज्ञान, अनुसंधान, वैज्ञानिक, तर्कशुद्ध और जीवन मूल्यों और भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करके आई है और ये बात इस शिक्षा नीति में वहां पर रखने की कोशिश की है। आधुनिक काल में भारतीय इतिहास के स्मृति पटल पर जीवंत ज्ञान के अक्षय भंडारों तथा नालंदा, तक्षशिला जैसे वैश्विक शिक्षा केंद्रों एवं विश्व को विविध क्षेत्रों में दिए गए ज्ञान का अनुदान आज भी भारतवर्ष की गरिमापूर्ण गाथा का परिचायक है। बंगाल के में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन की बात अगर हम लोग करें, उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती सहित वैदिक शिक्षाओं का आधारित गुरुकुल उसी प्राच्य परंपरा का निर्वहन करते हुए राष्ट्र संस्कृति को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। समयानुकूल राजनीतिक नेतृत्व में सत्तासीन होने पर राष्ट्रीयता के बीजारोपण और राष्ट्रोत्थान के लिए कटिबद्धता प्रकट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला रखी गई, जो कि पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति के ज्ञान आधारित पद्धति की संस्थापना एवं आत्मगौरव से परिपूर्ण होकर वैश्विक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वहां पर तैयार हो गई है। जैसे कि इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा संबंधी विचारों को रखकर भी उस पर भी विचार निश्चित रूप में किया गया है। शिक्षा नीति पर दृष्टिपात करने से मैं बिल्कुल विस्तृत रूप में नहीं जाऊंगा कि आधुनिक जो शिक्षा नीति उसमें किस प्रकार से 5, 3, 3, 4 का सूत्रपात हुआ है, सभी जानते हैं। लेकिन इसके कारण हमारी संस्कृति और जो हमारी आधुनिकता है इसको जोड़ किस प्रकार से रखा गया है उस पर मैं बात करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल अध्ययन अध्यापन के बिंदुओं को समाहित नहीं किया गया बल्कि शिक्षा, शिक्षक, पद्धति की त्रयी पर ध्यान दिया गया है।
शोध, अनुसंधान, अनुवाद, स्तरीय पाठ्य सामग्री, प्रगति मूल्यांकन, आधारभूत संरचना, इस पर बल देते हुए जो नए नए निर्माण है, जैसे कि अनुवाद हो अथवा अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन, इन पर भी जोर दिया गया है। दिव्यांग अगर कोई छात्र है तो उसके लिए भी इस पाठ्य सामग्री में व्यवस्था की गई है। और शिक्षा नीति में श्रेष्ठतम आधुनिक वैज्ञानिकीय कौशल विकास, तार्किकता, जैसे कि सर जी ने उल्लेख किया नवाचार की बात, उन्होंने किया नवाचार, रचनात्मक, अनुभव और ज्ञान आधारित शिक्षण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम प्रगति शिक्षण प्रणाली से संबंधित निष्पक्ष मूल्यांकन एवं अर्हताओं को समाविष्ट किया गया है, जिसके लिए भारत की कुल जीडीपी का 6% भाग शिक्षा पर व्यय किए जाने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन के कारण निश्चित रूप में ये दो हमारी जो विषय है आज का कि नवीन शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय गुण संस्कृति का प्रभाव, तो निश्चित रूप में छात्र को अपनी शिक्षा के साथ साथ और अधिक अगर उसमें कुछ गुण है तो उन गुणों की स्थापना करने का भी मौका निश्चित रूप में मिलेगा। जैसे कि सर ने कहा कि एक साथ अनेक विषयों का अध्ययन छात्र के द्वारा किया जाएगा, उसमें भी वह महारत प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हमारी गुरुकुल पद्धति में भी वो बात थी कि छात्र को न केवल वेदों का अध्ययन कराया जाता था, बल्कि जंगलों में शिकार करना अथवा तीर चलाना जैसे साहसी जो खेल थे उनको भी वहां पर उनको सिखाया जाता था। तो निश्चित रूप में आज का जो छात्र है, जो इस आधुनिक भारतीय की शिक्षा नीति से प्रवीण होकर बाहर निकलेगा, वह निश्चित रूप में अपने पैरों पर खड़ा होगा। और जो एक चित्र देखा है सरकार ने, देखी हमारी भारतीय एक मंच ने देखा है कि निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जो भी छात्र एक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि को प्राप्त करके बाहर आएगा, वो अपने पैरों पर निश्चित रूप में खड़ा होगा। और इसका मूल कारण है हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृति का लिया हुआ आधार, और जिसके कारण आज का बच्चा अथवा आज का युवक जो इस शिक्षा को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप में अपने आप में श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा और उसको जीवन की नई दिशाएं यहाँ पर मिल सकती है। तो इन बातों को मैंने अपनी ओर से आपके सामने इस पटल पर रखा है। निश्चित रूप में मेरी इन बातों में कमी आ रही होगी, मेरा ज्ञान जितना है वहां तक मैंने अध्ययन करके इन बातों को आपके सामने रखा है। निश्चित रूप में सर जो है रामाशंकर सर भी इस पर प्रकाश डालेंगे। वंदना मैम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि आपको बोलना है। मैंने उनके बात को, निमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी बात को रखा। सर जी का, मैडम का, सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शेनगर सर, आपने बहुत ही अच्छे से प्राचीन काल से लगा करके अभी तक जो शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहे हैं या जो चल रही है उसके बारे में बताया, तो बहुत अच्छे से। और आपने बताया कि मेरी जानकारी से या मेरे ज्ञान से, तो ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन हम 10 मिनट में कितना बता पाएंगे, इस हिसाब से आपने बहुत अच्छे से विषय को स्पष्ट किया है और बताया है कि आज की शिक्षा प्रणाली में अगर हमने पुरानी बातों को जोड़ा है, प्राचीन शिक्षा को जोड़ा है, तो हमारा जो बच्चा है आगे जाकर के रोजगार के साथ साथ संस्कृति को भी प्राप्त करेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब इसी के साथ ही हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अब सुनना चाहेंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमाशंकर जी कुशवाहा को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर कुशवाहा, आइए सर। और मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। स्थिति आवाज नहीं आ रही है सर। बबलू भाई कहीं लगाना पड़ेगा साइड में थोड़ी देर, आपको 5-7 मिनट में निपटा दूंगा मैं। मैम आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी। सम्मानित मंच और इस
सभा में आए हुए बहुत ही बुद्धि शुद्धिजीवी जनों को सबको मेरा प्रणाम है। नई शिक्षा नीति में जो मेरे लिए सबसे आकर्षण की चीज है या सबसे बेहतर विषय है, वो भाषा को लेकर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं या जो बातें की गई हैं वो मुझे बड़ी आकर्षित करती हैं। खास करके मैं अगर गुरुकुल की परंपरा में की जो शैली थी, बातचीत का जो तरीका था, उस पर बड़ा जोर दिया जाता था और ये कोशिश की जाती थी कि आप अपनी बात कैसे बेहतर तरीके से रख सकते हैं, या किसी भी कला का महत्व तब है जब वो लोगों के बीच में आप उस कला को सीखने के बाद लेके जा सकें। और ये परंपरा हमारे यहाँ गुरुकुल विद्या पद्धति में, शिक्षा पद्धति में रही है और नई शिक्षा पद्धति जो है वो इसके पक्ष में है, या कह सकते हैं कि ये चीज उसके केंद्र में रख करके आगे बढ़ाई गई। जैसे स्थानीय बोली और भाषाओं को लेकर के जो प्रारूप विकसित किया गया है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रोचक है, सीखने लायक है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग नई शुरुआत किए थे या यूनिवर्सिटीज में आए थे पढ़ने के लिए, तो स्थानीय बोलियों पर जो है काम करने के लिए या किसी प्राइमरी के विषय पे काम करने के लिए हम लोगों को जगह नहीं दी जाती थी। और जो लोक भाषा है, आप समझ सकते हैं, जिसको हम फोकलोर या स्थानीय बोली भाषा कहते हैं, उस पर काम होता नहीं था। उसका एक बड़ा कारण था। जी, आपकी कार में ट्रांजिस्टर बज रहा है शायद। अरे ये पीछे जो है चुनाव प्रचार की गाड़ी आके लग गई है हमारे। अच्छा लोकतंत्र का पर्व चल रहा है ना, इस पर्व में मैं लोकतंत्र के पर्व के बीच में एक जगह फंस गया था मैं। एक मिनट बस। ठीक है, ये भी एक नया अनुभव है सर। सही है, सही है। जी जी जी, निकल गया मैं, इससे बाहर निकल गया जी। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो लोक साहित्य है, मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं भी भोजपुरी लोकगीतों के संकलन के लिए ही बाहर निकला हुआ हूं। तो लोक साहित्य में जो प्रक्रिया चलती थी या जो बातें की जाती थी, हम लोग शोध के लिए किसी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि क्या करोगे, इसमें कुछ बहुत करने के लिए नहीं है। 1952 की एक किताब है लोक विज्ञान करके, डॉक्टर सत्येंद्र की, आज भी हम उसी को पढ़ा करके या पढ़ के काम चलाते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 खंडों में लिखा गया, तो उसका 16वां खंड सिर्फ एकमात्र है जो लोक साहित्य की बात करता है। तो स्थानीय भाषा बोली को लेकर के जो नई शिक्षा पद्धति में प्रावधान किया गया या सरकार ने इस विषय को जो जगह दी है, मैं इसका एक तरह से मुरीद हूं, समर्थक हूं और बहुत सम्मान करता हूं। कारण क्या है कि स्थानीय भाषा में गुरुकुल पद्धति में शिक्षा किसी को भी स्थानीय भाषा बोली में दी जाती थी। ये ठीक है कि संस्कृत का बोलबाला था, लेकिन मंत्रोच्चार, दैनिक चर्या को छोड़ दिया जाए तो सारी चीजें सिर्फ संस्कृत में नहीं होती थी। तो जितने उल्लेख या चीजें मिलती हैं हमें, खास करके आदिवासी समाज में, कृषक समाज में, या इस तरह की व्यवस्था के जो लोग शिक्षालयों तक जा पाते थे, तो उन लोगों का जितना हमें ज्ञान मिलता है या विस्तार मिलता है, वो ज्यादातर अनुभव केंद्रित था। और गुरुकुल जो है अनुभव केंद्रित शिक्षा का गढ़ रहा है। गुरुकुल में जितनी शिक्षा पुस्तक से दी जाती थी, उतनी शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान से दी जाती थी। तो जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे हमारा लोक भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ जो नई शिक्षा पद्धति है, इसमें ये जब कहा गया कि आप स्थानीय भाषा बोली को अपने शिक्षालयों में जगह दें, शोध करवाएं, उस पर काम करवाएं, उससे संबंधित विभाग खोलें, तो मुझे इस बात की ज्यादा खुशी इसलिए हुई कि जैसे मैं भोजपुरी प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ एक एक वस्तु, एक एक कार्य, एक एक व्यापार, एक एक श्रम, या कह सकते हैं कि एक एक मौसम, सबके लिए व्यावहारिक ज्ञान की ढेर सारी बातें, लोकोक्तियां, कहावतें प्रचलित हैं। और इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फायदा था, उसमें व्यक्ति में अवसाद नहीं होता था। व्यवहारिक समझ बेहतर होने के कारण व्यक्ति में अवसाद नहीं होता था। मुझे उम्मीद है कि जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें जो स्थानीय भाषा बोली को लेकर के जो बात की जा रही है, वो हमारे किताबी ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा गहरी और ज्यादा विस्तृत होगी। दूसरी बात,
हमारा पहला परिचय भाषा बोली का अपने परिवार से होता है, और परिवार जो है हमेशा एक संस्कृति, एक परंपरा को का वाहक होता है, और वो सारी स्थानीय भाषा बोली में होती है। जब हम गुरुकुल में जाते थे तो गुरुकुल में सबसे पहले ये सिखाया जाता था कि मातृभाषा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ भाषा है। नंबर 2, हमारी जो संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। हम दुनिया को बुद्ध का ज्ञान देने वाले लोग हैं। ये सारी चीजें, ये परंपराएं अगर किसी धम्म दर्शना या किसी जगह पर अगर स्थापित होती थी या इसके माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें 2-3 चीजें जरूर शामिल होती थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो पंचशील बुद्ध के सिद्धांत हैं, इनका समावेश किया जाता था, और ये व्यक्ति को हमेशा जीवन जीने में मदद करती थी। आज जो हिंसा है, जो एग्रेशन जिसे हम आज की तारीख में कहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आना, लोगों का विचलन जो कहते हैं, फिसलन जिसे कहते हैं, ये सारे जो दुर्गुण जिसे हम आज कहते हैं, चारित्रिक या वैचारिक या व्यवहारिक, ये सारी हमारी गुरुकुल परंपरा की पद्धति में नहीं थे। जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें अगर हम स्थानीय भाषा बोली को शामिल करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पारंपरिक संस्कार थे वो उसके माध्यम से ज्यादा बेहतर, मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे, और जो कुछ बाहरी दुनिया का जो तनाव हमें कई बार ग्रसित कर लेता है उससे हम मुक्त रहेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में जितने बेहतर पुरस्कार, जितने बेहतर खोज होते हैं, ये ज्यादातर आप देखिए अपनी स्थानीय भाषा बोली के हैं। जापान में किसी को अगर बुकर पुरस्कार मिलता है या किसी को मैग्सेसे मिलता है या किसी को दूसरा मिलता है, तो देखिए रचना उनकी जापानी में है, बेशक अनुवाद करके जिस भाषा बोली में लिखी जाती हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि जन्म से सबसे पहले और सबसे ज्यादा ज्ञान जो उन्हें मिलता है वो अपनी भाषा बोली का मिलता है, और हर बात कहने के लिए उनके पास इतने शब्द होते हैं, इतना शब्द भंडार होता है, इतना अनुभव होता है कि उसको बहुत बेहतर तरीके से वो प्रस्तुत कर पाते हैं। हमारे जो पूर्व, हमारे वरिष्ठ साथी थे जिन लोगों ने ये बात कही है, मैं उन लोगों की बात को ही एक तरह से आगे बढ़ाता हूं, और ये इसमें मैं सहमति जाहिर करता हूं कि जो नई भाषा नीति है, अरे नई शिक्षा नीति है, एक तो ये बहुत लंबे समय बाद आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर इसमें मॉडिफिकेशन होते रहना चाहिए। जो थोड़ी सी चुनौती है इसमें, वो उस परंपरा को लागू करने की है जो हमारे गुरुकुल के तर्ज पर या गुरुकुल में हुआ करती थी, खासकर संस्कार को लेकर के, खासकर व्यवहारिक ज्ञान को लेकर के। हाँ, इतना जरूर मुझे लगता है कि अगर हम भाषा बोली, क्योंकि जो भाषा बोली को आधार बना करके आगे चलें तो शायद ये सफल रहेगा। कारण क्या है कि जो इंग्लिश है, या कह सकते हैं कि जो केंद्रीय भाषाएं हैं जिनका हम ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, उनका प्रयोग करने वाला तबका बहुत कम है। ज्यादातर जो शिक्षा है वो भी केंद्रित है। जैसे कितने लोग दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू या जामिया या फिर कोलकाता या बंगलोर या मुंबई जाके पढ़ पाते हैं। स्वाभाविक है, ज्यादातर शिक्षा जो है आंचलिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में है, और वहां जो भाषाई दबदबा होता है उसमें ज्यादातर हमारे स्थानीय बच्चे दब जाते हैं। वो अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान का, अपने व्यवहार का बहुत कुशलता पूर्वक प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में जो भाषाई प्रावधान है ये बिल्कुल कुछ वैसा है जैसे गुरुकुल में या प्राचीन परंपरा में पहले गृह शिक्षा से लेकर के घरेलू जो हमारे पूर्वज थे या हमारे बुजुर्ग जो हमें ज्ञान देते थे, जीना कैसे है, खाना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, ये सारी चीजें भी नई शिक्षा पद्धति में इन भाषा बोली के माध्यम से हमारे जीवन में शामिल होंगी। और जो ये फालतू का दबाव, अवसाद या कैरियर की होड़ में हम लगते हैं, सिवाय ये जाने समझे कि हमारे अंदर ज्ञान क्या है, हमारी खासियत क्या है, हमारी विशेषता क्या है, उन विशेषताओं को जाने बिना अगर हम किसी तरह के दबाव में जाते रहे हैं तो उम्मीद है कि नई शिक्षा पद्धति में हम इस तरह के दबावों से में जाने से बच सकते हैं। और मुझे बस मेरे ख्याल से इतना ही कहना था, और बहुत बहुत आभार सम्मानित आप सब जनों का कि आप लोगों ने हमें इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया। उम्मीद है मैं अपनी बात कह पाया हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुमन जी कुछ बोलना चाहेंगी? सुमन जी कुछ बोलना चाहेंगी? सर का बहुत, उमाशंकर जी सर का को इतना नहीं दिया जा रहा था जितना कि अब दिया जा रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी जो अभी
मध्य प्रदेश इकाई की मेजबान भी हैं, लेकिन हमारी विशिष्ट वक्ता हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मैडम प्रेमलता चुटेल मैडम आकर के अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं, बहुत इस पूरे मंच को अवगत कराएं। बहुत सम्मान और बहुत आदर के साथ मैडम प्रेमलता मैडम आइए। मैडम चुटेल मैडम। हेलो। हाँ मैडम, आप बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित हैं, आप आइए। आपका वीडियो भी चलाइए मैडम, वीडियो बंद आपका। ये दोनों चीजें चलने पर मोबाइल थोड़ा गड़बड़ होता है, इसीलिए मैं सिर्फ अपनी बात ही आप तक पहुंचा पाऊंगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की मध्य प्रदेश की जो इकाई है, उसने एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर यह आयोजन जो किया है, नवीन शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय गुरुकुल संस्कृति का प्रभाव कहाँ आया है और कहाँ ले जाकर जोड़ने का इस इकाई ने जो प्रयास किया है, और इस प्रयास में अभी तक जितने भी विद्वज्जन शामिल हुए हैं, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब, संस्था के सचिव श्रद्धेय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री जी, मुख्य अतिथि के रूप में अभी जिन्हें हमने सुना डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत चैनकर जी, संदीप नायक जी, और बहुत खूबसूरत तरीके से जिन्होंने विषय का प्रवर्तन किया डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी, और सरस्वती वंदना के माध्यम से बिल्कुल वातावरण को जिन्होंने माँ शारदा की उपस्थिति से अवगत कराया मैडम कंचन जी। स्वागत भाषण मैडम पाटले ने स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी जिन्होंने दिया वे, और अंत में मैंने इसमें देखा है कि आभार का जो दायित्व है डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी का है, वे भी, और जितने लोग इस आयोजन से जुड़े हैं उन सभी को हम नमन करते हैं। और एक खूबसूरत जो विचार आप लोगों ने यहाँ जो रखा है कि प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा किस प्रकार की रही थी, और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 बनी है उसमें किन चीजों का समावेश किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि जहां तक हमें लिखित रूप में, मौखिक रूप में जानकारी मिलती है कि भारत में शिक्षा पद्धति के केंद्र क्या क्या रहे थे, बहुत विस्तार के साथ और बहुत सुंदर तरीके से भाई भरत जी ने इस चीज को बताया है। और जैसे ही उन्होंने बताया, मुझे लगा कि मेरी बात के कम से कम 4-5 मिनट इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उन्हीं चीजों को लेती हूँ तो वो दोहराव होगा। इसीलिए थोड़ी सी मैं कुछ उसके आगे से बात अपनी जोड़ देना चाहूंगी कि भारत के गुरुकुल किस प्रकार के रहे थे और वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जाती रही थी। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे गुरुकुल एक या तो समाज पोषित थे, समाज पोषित होने के साथ साथ उन्हें राज्याश्रय भी मिला हुआ था। दूसरा, किसी भी प्रकार के विद्यार्थी राजकुलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, किंतु ये कालांतर में महाभारत काल में थोड़ा सा हमें एक अलग दृष्टिकोण यहाँ देखने को मिलता है। अब इन गुरुकुलों के उद्देश्य क्या थे? तो एक तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसके चरित्र का निर्माण हो, शिक्षा मूल्य परक होती थी। भारतीय जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। और वनों में कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे ऋषि मुनि वनों में क्या करते थे, तो हमारे ऋषि मुनि वनों में विद्या अध्ययन के साथ साथ ये बड़े शोधक थे, ये बड़े अनुसंधान करते थे। जैसा कि हम देखें, एक छोटा सा उदाहरण, जो रामायण के पात्र हैं रावण, उनके पिता बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे, और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो वन में क्या कर रहे थे, तो रसायन के क्षेत्र में उनके विभिन्न प्रकार के शोध चल रहे थे। उसी प्रकार वशिष्ठ जी के आश्रम में कई सारी चीजें हम देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि उनके पास एक विशाल सेना भी थी, और जरूरत पड़ने पर वे राजा
को मदद करते थे। तो आखिर वन में रहने वाले ये गुरुकुल, वन में रहने वाले तमाम ये ऋषि, ये आखिर जंगलों में करते क्या थे, इनकी शिष्य परंपरा क्या करती थी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है मैडम? जी, धन्यवाद। अब हम ये देखें कि गुरुकुलों का जो शिक्षा था, उसकी जो उद्देश्य थे, स्वाभाविक है कि कोई भी संस्था होती है उसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो गुरुकुल के जो विद्यार्थी थे, तो गुरुकुल की जो पढ़ाई रही थी, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लें तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा कि गुरुकुल में ऐसे विद्यार्थी अपने जो परिवार से दूर तो रहते थे, किंतु वे गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर रहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि घर से दूर होकर भी बालक को पारिवारिक वातावरण मिल सके, उसे वो तमाम आत्मीयता उपलब्ध हो, वो तमाम उसे सुविधाएं उपलब्ध हो जो उसे घर में मिलती है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज थी कि गुरुकुल से पढ़कर निकला हुआ जो विद्यार्थी होता था, उसका समाज में बेहद सम्मान होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और समाज में आज भी ये चीजें देखने को मिलती है। आधुनिक काल में भी अभी हमें कई सारे राज्यों में गुरुकुल परंपरा देखने को मिलती है और हम ये देखें कि विद्यालयीन, महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों के समक्ष यदि अभी गुरुकुल का विद्यार्थी आ जाता है तो कई मायनों में, एक तो मूल्य परक शिक्षा की यदि बात करें, हम उसके आचरण की बात करें, उसके अनुशासन की बात करें, उसके रंग ढंग की बात करें, तो हमें बिल्कुल लगता है कि गुरुकुल में ये तमाम चीजें जो सिखाई जा रही है, विद्यार्थी उसे अपने आचरण में उतारता है। दूसरी एक चीज और ये थी कि विद्या काल के समय विद्यार्थी घर नहीं आ सकता था। आज की शिक्षा प्रणाली में यह चीज बिल्कुल नहीं है कि विद्यार्थी अपने घर नहीं जाए, ऐसा संभव नहीं। मैडम की आवाज बंद हो गई है। मैडम जी 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 जी, आवाज आपकी बंद हो गई। नहीं खोलते हैं आवाज बिल्कुल। एक चीज और, गुरुकुल में किस प्रकार की शिक्षा होती थी? तो गुरुओं को ये पता होता था कि जो विद्यार्थी मेरे समक्ष आया है, मेरे गुरुकुल में आया है, उसे किस प्रकार की शिक्षा देना थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु को प्रत्येक विद्यार्थी की सामर्थ्य का पता था कि उससे किस तरह के विद्यार्थी मिले हैं और उन्हें किस किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ये भी मालूम था कि जो शिक्षा उसे दी जानी है उसका समय भी निर्धारित होता था कि कितने समय में मुझे उस प्रकार की शिक्षा उसे देना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज और थी कि छात्र गुरु का जिस प्रकार से सम्मान करते थे, तो वो सम्मान करना, अनुशासन उसे गुरुकुल में सिखाया जाता था। इन तमाम चीजों को जब हम अभी अपनी आधुनिक शिक्षा पद्धति में देखेंगे तो ये बातें हमें और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से ऐसा लगेगा कि उन चीजों का अभाव हमें आज भी समाज में देखने को मिलता है और उस तरह की अनुशासन पद्धति को विद्यार्थी के जीवन में लाना बेहद आवश्यक है। अब दूसरा एक चीज और कि ज्यादातर जो शिक्षण गुरुकुल में होता था वो व्यावहारिक था। व्यावहारिक शिक्षा भी उसे दी जाती थी, दूसरे ज्ञान तो दिए जाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण यह था कि शिक्षा का उद्देश्य जहाँ आनंद तो था ही, किंतु उसकी आध्यात्मिक उन्नति करना भी। इस लोक से उस लोक तक के जितने भी तकनीक हो सकती थी, जितने भी बातें होती थी, विद्या अध्ययन के समय विद्यार्थी को सिखाया जाता था। और अब यदि हम देखें कि गुरुकुलों में इस तरह की चीजें, जो व्यवहारिक शिक्षा की बात थी और दूसरा सैद्धांतिक शिक्षा की, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं यहाँ आप लोगों को देना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ उज्जैनी में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए तो 64 कलाओं की तो यहाँ चर्चा होती ही है। तो 64 कलाएं उन्होंने 64 दिन में सीखी। तो ज्ञान के साथ साथ एक जो शारीरिक श्रम की जो पद्धति हमारे गुरुकुल में थी, जो आज का विद्यार्थी शारीरिक श्रम से कतराता है, शारीरिक श्रम करने में उसे शर्म महसूस होती है, किंतु हमारी गुरुकुल पद्धति किस प्रकार की थी कि गुरुकुल में विद्यार्थी को गुरु माता या गुरु जो शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक दायित्व देते थे, आश्रम चलाने के लिए जो जिम्मेदारियां दी जाती थी, तो ये नहीं देखा जा सकता था कि जो छोटा परिवार से आए हुए हैं, राजकुल से आए हैं, धन संपन्न परिवार से आए हैं,
सभी विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार का व्यवहार होता था। इसका बहुत सुंदर उदाहरण, यदि आप लोग कभी उज्जैन आए तो संदीपनी आश्रम में जहाँ श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई थी, हमारे नगर के कुछ दूर नारायण नाम का गांव है, वहां जो उल्लेख मिलता है कि सुदामा और श्री कृष्ण लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे, वो पूरा कथा मैं नहीं बताऊंगी, किंतु वो स्थान और वो गट्ठर, अब वो गट्ठर में कहाँ तक सच्चाई है ये बात अलग है, किंतु उनमें जड़ें फूट आई हैं और वो बेलें बन गई है, उसका दर्शन करने के लिए लोग आज भी जाते हैं। तो उच्चतम ज्ञान के साथ साथ शारीरिक श्रम या आत्मनिर्भरता की जो बात हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति में बताई गई थी, आज की हमारी शिक्षा नीति में भी तमाम वो चीजें हमें देखने को मिलती है। दूसरा, प्राचीन गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उसका एक तो संपूर्ण विकास करना था, फिर व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य था, फिर आध्यात्मिक जागृति की बात प्राचीन गुरुकुलों में थी। तीसरा, प्रकृति और समाज के प्रति जागरूक विद्यार्थी बनाए जाए, तैयार किए जाएं, क्योंकि जब विद्यार्थी समाज में जाएगा तो वो एक देश का नागरिक होगा, और नागरिक कितना जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये गुरुकुल इस प्रकार से एक अनुशासित, जागरूक, प्रकृति के प्रति संवेदनशील विद्यार्थी को समाज को समर्पित करता था। दूसरा, जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन। ये आज के संदर्भों में जब हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में धैर्य नाम की चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे बच्चे तनाव में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और उन तमाम चीजों के बीच में वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। किंतु हमारी शिक्षण पद्धति में हमने उनके इन मूल्यों को विकसित करने का, इससे पहले हमें फिर से इसका मूल्यांकन करना होगा कि कहाँ कहाँ प्रयास हमने किए हैं जो कि हमारी गुरुकुल पद्धति करती थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि कला, विभिन्न कलाओं का ज्ञान देना, साहित्य का ज्ञान देना, शास्त्र का ज्ञान देना, और इसके साथ साथ दर्शन की जानकारी भी विद्यार्थी को उस समय सिखाई जाती थी। दूसरा, गुरुकुल प्रणाली से जब छात्र निकलता था तो पूर्ण रूप से विकसित होकर निकलता था, और उसके विकास में पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया जाता था कि अब ये हमारा विद्यार्थी ये स्नातक होकर समाज के सामने जा रहा है, अब इसका व्यवहार समाज को, देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस प्रकार का विद्यार्थी गुरुकुल हमारे समाज को समर्पित करते थे। दूसरा, शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी? वह शिक्षा, संस्कृति और धर्म से प्रभावित थी। व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर उस समय बहुत जोर दिया जाता था। अब इसके आगे यदि हम चर्चा करें तो दोहराव होगा, इसीलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, इससे पहले जैसा कि संदीप जी ने भी अभी कहा था कि वो माटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का अध्ययन किया है और जमीनी हकीकत से हमें रूबरू कराया। इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगी कि 2018 में उज्जैन में एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन हुआ। उसमें नेपाल से लेकर अनेक और भी छोटे छोटे हमारे यहाँ जो राज्य हैं वहां के गुरुकुल आए। कम से कम 2500 से अधिक गुरुकुल के आचार्य और विद्यार्थी यहाँ आए थे। ये बताना बेहद जरूरी है कि अहमदाबाद, हमारे यहाँ गुजरात का ही एक शहर, वहां भी एक बहुत खूबसूरत गुरुकुल चल रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि वहां का विद्यार्थी शास्त्र, संगीत, कला, विज्ञान, तलवार चलाना, घुड़सवारी, बंदूक का निशाना लगाना और संगीत के 26 वाद्यों को बजाना जानता है। वहां किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है, मलखंभ, मल्ल युद्ध, इतनी तमाम तरह की शिक्षाएं वहां दी जा रही है। तो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में भी तमाम ये चीजें थी, और हिंदुस्तान में कई राज्यों में अभी जो गुरुकुल चल रहे हैं उन राज्यों में अब थोड़ा परिवर्तन ये आया है कि प्राचीन गुरुकुल परंपरा में जो शिक्षा दी जाती थी, अभी हमारे यहाँ विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर शिक्षा दी जाती है। हेलो हेलो मैडम, आ रही आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप, बोलिए। ये हमें इन तमाम चीजों को देखना होगा कि प्राचीन गुरुकुल परंपरा कैसी थी, जिसमें कौशल विकास, दक्षता और आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई है। अब हम यदि अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इन तमाम चीजों को लेकर चल रही है। अब यहाँ यदि हम देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किन किन चीजों की आज हमें आवश्यकता है, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब बनी
और हम लोगों के सामने बनकर आई, इससे पहले जनमत तैयार किया गया था, लोगों के विचारों को लिया गया था। और ये जानकर ये सुखद आश्चर्य ये है कि कई सारे लोगों ने, लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। उनके विचारों को वहां ऐसा नहीं कि आहूत किया और एक तरफ रख दिया गया हो। उनके विचारों का अध्ययन किया गया, उसको निचोड़ा गया, उसका निष्कर्ष निकाला गया, तब जाकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है। और इसको बनाने में कई सारे लोगों का योगदान है, कई सारे लोगों का विचार मंथन हुआ है, और ये सोचकर इसे बनाई गई है कि आखिर क्या कारण था कि विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज कई सारी चीजों में विश्व से बहुत पीछे है। तो बहुत मंथन के बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ। और इसमें अभी जो ये मुद्दे उठ रहे हैं कि इसमें इतने सारे विषय रखे हुए हैं और इस पर रोज ही चर्चा हो रही है, किस तरीके से पाठ्यक्रम बनाए जाएं, किस प्रकार से विद्या अध्ययन कराया जाए, किस प्रकार से विद्यार्थियों को, यदि हमने कहा है कि विज्ञान का विद्यार्थी कला संकाय में भी जा सकता है, वाणिज्य में भी जा सकता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, मेडिकल की पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी दूसरे विषयों में कुछ पेपर चुन सकता है, तो यदि हमने उसके सामने ये स्वतंत्रता रखी है तो ये उसका हक है। आप विश्वास करेंगे, कुछ साल पहले यहाँ दैनिक भास्कर ने एक बड़ा आयोजन करवाया था, उसमें चिकित्सा जगत के जुड़े हुए लोग थे और एक बहुत बड़े मेडिकल अधिकारी का ये उस समय वक्तव्य था कि चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोगों को या डॉक्टरों को एक न एक मानविकी का विषय पढ़ाया जाना चाहिए। विशेषकर साहित्य का कोई ऐसा ग्रंथ, कोई कहानी या उपन्यास उनको पढ़ने को देना चाहिए जिससे उनमें मानवीयता और संवेदना का विकास हो सके। ये मैं नहीं कह रही है, मेडिकल साइंस के एक व्यक्ति का कहा वक्तव्य है कि मानवीय संवेदनाएं जो हमारी बोथरी होती जा रही हैं, उनको पुनः जागृत करने का काम हमारा साहित्य करेगा। अब साहित्य को समझने के लिए भाषाओं की आवश्यकता होती है। और अभी जैसा कि रमाशंकर जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा की भी बात करती है, किंतु उससे पहले मैं थोड़ा सा और ये कह देना चाहूंगी कि एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात आ रही है, तो अब हमें सिर्फ, मैं फिर कह रही हूँ कि हम भाषण के लिए नहीं, यहाँ पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे कहीं प्रयोग हो भी रहे हैं क्या, हम आपको बताएं कि झाबुआ मध्य प्रदेश का ही एक छोटा, इंदौर से आगे एक स्थान है, वहां इस प्रकार का आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बड़ा अच्छा प्रयोग चल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा हो रही है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रदेश, हमारे प्रदेश के छोटे छोटे गांव, उन गांवों की आवश्यकता क्या है, उन गांवों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उन स्थानों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें यहाँ देखना होगा कि वहाँ स्थानीय मांग क्या है, वहाँ स्थानीय कला क्या है, वहाँ स्थानीय ऐसा और कौन सा रोजगार है कि वहाँ विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उससे परिचित कराया जा सके। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि झाबुआ का जो भोजन है, दाल पानिया है ना, जैसा मक्का की आटे से वो जो बाटी जैसा बनता है, दाल पानिया को लेकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को जोड़ा गया। आपको आश्चर्य होगा कि बाहर उस खाने की इतनी मांग बढ़ी कि आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा प्रयास है, तो स्थानीय चीजों को इतना ज्यादा महत्व मिलेगा, तो ये प्रयोग करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार उज्जैन के स्थान, उज्जैन में यदि हम देखें तो हमारा भैरवगढ़ प्रिंट या हमारी जो स्थानीय कला है, तो पाठ्यक्रम में हमें बच्चों को क्या ये सिखाया नहीं जाना चाहिए कि आप रोजगार परक जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो कौन सा रोजगार, मान लीजिए अभी हम देखते हैं कि एमए करने के बाद लोग भिड़ जाते हैं प्रोफेसर बनने की तैयारी में। आपके पास पद तो इतने नहीं है, लाखों लाखों की संख्या में यदि आप पीएचडी नेट स्लेट बच्चे तैयार कर देंगे और उतने पद नहीं होंगे, तो कितने सारे बच्चों में अवसाद पैदा होगा। तो हमें ये देखना होगा कि वाकई जो शोध परक शिक्षा के प्रति जिनका आकर्षण हो, जो आगे की शिक्षा के लिए पात्रता रखता हो, पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी गुरुकुल पद्धति में ये सब कुछ देख लिया जाता था आचार्य के द्वारा कि उस बच्चे की सामर्थ्य कितनी है, तो ये हमें, मैं यहाँ ये नहीं कर रही किसी को मना कर दो कि तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी है या मेडिकल नहीं करनी है, किंतु उसकी सामर्थ्य भी तो हमें देखनी होगी। तो रोजगार के लिए हमारी जो शिक्षा नीति वो आपको पहले से ही तैयार कर रही है, प्रारंभ से ही बता रही है कि यदि आपके मस्तिष्क में आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा योजना नहीं है, शोध परक दृष्टि का विकास नहीं हुआ है, तो एक स्थान के बाद आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए एक चीज और है कि भाषाओं का मुद्दा, यद्यपि मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में भाषा वाला प्रकल्प देखती हूँ, तो
मुझे अपना विषय छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए भाषा की बात मैं करूंगी। और ये कई सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि भाषाई ज्ञान ना होने के कारण हम लोग तो कस्बे के, टप्पे के, तहसीलों के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ का विद्यार्थी इतना दूसरी भाषा को नहीं जानता। अगर हम ऐसा कहें कि मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए, तो आपके सामने प्रश्न उठाने वालों की भी कमी नहीं रहेगी जो ये कह देंगे कि अंग्रेजी पढ़े बगैर हमें रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आइए थोड़ा झांक कर देखें कि वो कितनी सारी भाषाओं को आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी की भी बात कर रहे हैं, वो चाइना की बात कर रहे हैं, स्पेनिश की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो भाषाओं से हमारा कोई विरोध नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो विश्व आज आपके लिए खुला हुआ है, पर आप ये तय कर लीजिए कि मुझे किस देश में जाना है रोजगार के लिए, अध्ययन के लिए, तब वहां की भाषा सीखें, सिर्फ एक भाषा के पीछे नहीं पड़ जाए। दूसरा, ज्ञान परंपराओं की जो बात, भारतीय ज्ञान परंपराओं की जो बात आ रही है, तो हमारी ज्ञान परंपराएं, ज्ञान शाखाएं कहाँ सुरक्षित है? तो वो संस्कृत में, पाली प्राकृत में है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपसे ये भी कहती है कि अगर आपको हमारी ज्ञान परंपराओं से परिचित होना है तो आइए हमारी भाषाओं की ओर आइए। दूसरा, यदि आपको शास्त्रीय परंपराओं के अतिरिक्त हमारी लोकल स्थानीय भाषाओं की ओर जाना है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जाना है, हमारे कस्बों को जानना है, कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने प्रकार की जीवन शैलियां हैं, कितनी हमारी जातियां और जनजातियां हैं, उनके पास क्या बोलियां हैं, उनके कहाँ क्षेत्र है, उनकी क्या संस्कृति है, उनके क्या खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज है, ये देखना हो तो आप आदिवासी बोलियों के पास आइए और उस बहाने आपका भारत भ्रमण भी होगा। तो हमारी शिक्षा नीति आदिवासी बोलियों की भी बात करती है, वैश्विक स्तर से लेके आदिवासी, और उस पर मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं की भी बात करती है। भाषा का मुद्दा ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो पूरी शिक्षा नीति को समेटना तो बहुत बड़ा काम है। किंतु फिर भी आयोजकों ने ये जो प्रयास किया है, ये से प्रयास होना चाहिए। और दूसरा, जब तक प्रयास नहीं होंगे, चर्चाएं नहीं होंगी, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि शिक्षा नीति में कहाँ दिक्कतें आ रही है। दूसरा, एनसीसी, एनएसएस, हम जो कह रहे हैं शस्त्र की बात एनसीसी के लिए तैयार किया जा रहा है बच्चा। सामाजिकता का विकास कैसे हो, समरसता का विकास कैसे हो, एनएसएस के पास आइए। दूसरा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जिसमें हमारे लिए पंचकोश की अनिवार्यता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। तो योग में आइए और पंचकोश का विकास करिए और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूइए, और शिक्षा तनाव का विषय ना होकर आनंद का विषय बने। और जो हमारे शास्त्र का उद्देश्य था, हमारे गुरुकुलों से जब स्नातक निकलता, वहां उसे सिखाया जाता था, सत्य का आचरण करें, सत्य बोले, माता पिता अतिथि को देवता के समान माने। इन तमाम चीजों को हमें फिर से अपनी शिक्षण प्रणाली में सिखाना होगा। अब गेंद शिक्षकों के पाले में है, कोई आपके पास आकर देखेगा नहीं। आप शिक्षा के बहाने हमारी परंपराओं से परिचित करा सकते हैं, और फिर अवसर मिलेगा हम इस चीज को फिर से बढ़ाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारी चुटेल मैडम ने तो बिल्कुल एक एक बात को साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। जबकि उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत सारी चीजें शुरू से छोड़ दी है, कि शेणकर सर ने बता दिया है, इसलिए मेरे 5 मिनट का तो जो व्याख्यान है वो कम हो गया है, या मैं भाषाओं के बारे में कम बोलना चाहती हूँ, या ये। लेकिन उन्होंने पूरी बहुत ही सुंदर तरीके से विषय के एक एक कहा जाए कि रेशों को भी हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नई शिक्षा नीति में जो गुरुकुल पद्धति है, वह गुरुकुल पद्धति किस प्रकार से काम कर रही है। शिक्षा के साथ साथ सब जो कलाएं हैं वह उससे जुड़ी हुई है, शस्त्र उससे जुड़ा हुआ है ना, एनसीसी जुड़ा हुआ है, एनएसएस जुड़ा हुआ है। और जो हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, तो यह इसी शिक्षा नीतियों के माध्यम से रहेगा। इस शिक्षा नीति को, जैसा कि मैडम ने कहा कि अभी हमारे पाले में है, हमें इसे चलाना है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। अब सभी का, हमारे जितने भी उद्बोधन देने वाले विद्वान थे, उन सभी ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से इस बात को कहा। किसी की भी कोई बात का यहाँ पर दोहराव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी चारों हमारे विद्वत थे, उन सब ने एक अलग अलग दिशा में अपनी बात को कहा, और इसीलिए ये बहुत अच्छे से हमारी सबकी समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ मैं हमारे
इस संस्थान के, विश्व हिंदी संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। डॉक्टर द्विवेदी जी। आप सभी को नमस्कार। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर साहबुद्दीन न्याज मोहम्मद शेख जी, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमाशंकर कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि श्री संदीप नायक जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर भरत शेंकर जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर प्रेमलता पटेल जी, विषय प्रवर्तन के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी, प्रोफेसर कंचन चंद्रकर, डॉक्टर नीरजा बाटले, डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी जी एवं इस मध्य प्रदेश इकाई की संस्थान की प्रभारी एवं इस आयोजन की संयोजिका डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री जी। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि वंदना अग्निहोत्री मैडम ने बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक विषय चुना था और जो वर्तमान में जरूरत भी है। नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, तो एक जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं यह विषय उनके लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही जो लोग जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी इससे नई शिक्षा नीति के बारे में समझने की जानकारी मिलेगी। मैं इस विषय पे तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात कुल 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्वान वक्ता बोल चुके हैं विभिन्न विषयों पे और सबने बड़े ही विस्तार से उस पर प्रकाश डाला। और अभी हमारे एक जो अधिकांश विषयों में अच्छी पकड़ रखने वाले भी हमारे अध्यक्ष बचे हुए हैं, तभी हमें उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति में जो भाषा का और जो गुरुकुल की परंपरा की बात है, उससे तो वास्तव में अच्छी चीज है, लेकिन एक मुद्दे पे जो मेरी असहमति है, जो हमने जहाँ तक पढ़ा है मतलब नई शिक्षा नीति के बारे में, कि एक साइंस का विद्यार्थी जो गणित और रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान लेकर पढ़ रहा है, वह व्यक्ति या वह छात्र संस्कृत या कॉमर्स या ऐसे विषयों को पढ़ के क्या करेगा, उसको क्या समझ में आएगा। मैंने जो देखा कि जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बना हुआ है उसमें कि बच्चा भौतिक विज्ञान ले ले, हिंदी ले ले, क्या बोलते हैं संस्कृत ले ले या प्राचीन इतिहास ले ले, मध्यकालीन इतिहास ले ले। इस तरह का बच्चा जो अब तक वो विज्ञान वर्ग का पढ़ रहा था और विज्ञान वर्ग का छात्र अगर प्राचीन इतिहास ले लेगा या मध्यकालीन इतिहास लेकर पढ़ेगा तो न विज्ञान का रहेगा और न ही वो कला वर्ग का रहेगा। तो ये थोड़ी सी हमें नई शिक्षा नीति में वो लगी, जो खामी कह लीजिए, जो मैंने अभी तक देखा उसके अपने विश्वविद्यालय में जो देखा मैंने उसके हिसाब से मुझे लगा ये चीज है। बाकी अभी अध्यक्ष जी विस्तार से प्रकाश डालेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत समय भी हो रहा है। आप सब ने मुझे सुना, इसलिए आप सबका आभार। और मैं वंदना अग्निहोत्री मैडम, डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैडम, नीरजा बाटले मैडम, अर्चना चतुर्वेदी, आप सभी को जो मध्य प्रदेश इकाई के जितने सदस्य हैं जिन्होंने इस आयोजन में अपनी किसी भी रूप में भूमिका अदा की, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मिल करके जो मध्य प्रदेश इकाई का जो आयोजन था बहुत दिनों से आगे पीछे हो रहा था, उसको आप लोगों ने मूर्त रूप देने में अपना विशेष सहयोग किया। और इसके लिए मैं वंदना मैडम को धन्यवाद दूंगा कि वो अपने इस मुकाम को पहुंचा सकी। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, द्विवेदी सर। एक जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो खामी लग रही है आपको, तो इसमें वो विषय जो बच्चा पढ़ेगा, मुख्य विषय तो उसका है ही। जैसे मुख्य विषय वो मान लीजिए हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, तो वो इलेक्टिव मतलब चॉइस बेस्ड में व्यक्तित्व विकास पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो उस मुख्य विषय को ही व्यक्तित्व, तो इसमें उसमें 3 प्रकार से है जोड़ा हुआ है उन्होंने। तो वो जैसे इसको कहें कि हम साइड में पढ़ेगा, वो साइड में उसको जानकारी हासिल होगी उस विषय की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे धन्यवाद से अधिक मैं फिर से इसको सुधारना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये विषय का चयन भी उनके द्वारा किया गया है और अतिथि भी उन्होंने ही किए। और नीरजा बाटले मैडम जो कि इंग्लिश की हैं प्राध्यापक, लेकिन हिंदी से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने उनमें बहुत सहयोग दिया है। साथ ही मतलब मैंने जिसको भी कहा वो सब उसमें जुड़े, लेकिन प्रयास सबका रहा और सभी के प्रयासों से ही हम ये कार्यक्रम आज कर पाए हैं। तो उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। और मैं अब हमारी चुटेल मैडम को भी मैंने तुरंत कहा और वो इसके लिए व्याख्यान के लिए तैयार हो गई। तो सभी के सहयोग से ये हो पा रहा है। अब मुझे लगता है कि हमें अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सभी ने कुछ बोल दिया है, समय भी अधिक हो रहा है। और मैं हमारे हिंदी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शेख सर को बहुत आदर के साथ यहाँ बुला रही हूँ कि वे आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे करके हमें कृतार्थ करें। सर आइए। अध्यक्ष महोदय, सर। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आज की ये राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी आयोजित है। ये गोष्ठी मध्य प्रदेश इकाई की सुंदर प्रस्तुति है, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति पर प्राचीन भारतीय गुरुकुल संस्कृति का प्रभाव। और आज की ये गोष्ठी बड़ी वैचारिक रही। संस्थान का निरंतर प्रयास ये रहा है कि सामाजिक समस्याओं पर, हिंदी साहित्य पर और वैचारिक विषयों पर गोष्ठी या संस्थान आयोजित करता आ रहा है और ये संस्थान का प्रयास निरंतर जारी है। आज जिस विषय को लेकर ये गोष्ठी रखी गई थी, इस गोष्ठी के अंतर्गत सभी वक्ताओं ने बड़े अध्ययनपूर्ण विचार हमारे सम्मुख रखे हैं, जिसमें डॉक्टर प्रेमलता चुटेल जी ने, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में हिंदी की प्रोफेसर है, उन्होंने समग्र बातें अपने इस गोष्ठी में रखी है। इसके साथ ही डॉक्टर संदीप नायक जी, डॉक्टर कुशवाहा जी, डॉक्टर भरत शेनकर जी ने भी बड़ा अध्ययनपूर्ण यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया है, मंतव्य दिया है। डॉक्टर सुमन अग्रवाल जो भोपाल से है, उन्होंने बीज वक्तव्य में भी बड़ी सुंदर बातें कही हैं। कांचन चंद्रकर जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डॉक्टर नीरजा बाटले जी ने स्वागत भाषण, अतिथि परिचय दिया है। संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी ने भी अपने विचार यहाँ रखे हैं।
और इस गोष्ठी का सुंदर संयोजन, संचालन, नियंत्रण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कला संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री जी ने किया है। कुल मिलाकर यह गोष्ठी अत्यंत सफल रही है और ये गोष्ठी इतनी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। पटल पर भी अधिक संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हम फिर प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर जा रहे हैं और उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्राचीन गुरुकुल संस्कृति में जो शिक्षा दी जाती थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हम सब इस बात से भी जानते हैं, परिचित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए या उसके निर्धारण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति दी और नई शिक्षा नीति का अगली जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। नई शिक्षा नीति बड़ी सोच समझकर बनाई गई है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्रचलित शिक्षा पद्धति थी, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी से अत्यधिक प्रभावित अभी भी है वह, और वह शिक्षा पद्धति मैकाले की देन थी। उसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया गया नहीं। जैसी शिक्षा नीति या अंग्रेजों के जमाने से आरंभ हुई, बस चलती रही। प्रचलित शिक्षा पद्धति हमारे विद्यार्थियों को केवल उपाधिधारी बनाती थी। आज जो प्रचलित शिक्षा पद्धति चल रही है, उस शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे विद्यार्थी उपाधि धारक होकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनके सामने एक प्रकार का अंधकार है। उसका कारण यह है कि ये शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती है। भारतीय जो हमारी प्रचलित शिक्षा पद्धति है, इस प्रचलित शिक्षा पद्धति से बहुत भारी नुकसान हम झेल रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ चुके हैं। हम भारतीय संस्कृति से दूर जाते रहे हैं। भारतीय भाषाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। भारतीय भाषाएं मिटती जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी प्रचलित शिक्षा पद्धति, लेकिन बड़ी खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि नई शिक्षा नीति जो है वह हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करेगी। हमारे विद्यार्थी केवल डिग्रीधारी, उपाधिधारी नहीं बनेंगे, बल्कि नई शिक्षा नीति में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया है। प्रचलित शिक्षा पद्धति बेरोजगारों की फौज खड़ी करती आ रही है, लेकिन नई शिक्षा नीति में हमारा विद्यार्थी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करके वह बार बार बंद भी हो रहा है ना ये।
जूम बंद हो रहा है मीटिंग। किती वाजता? जुड़े सर, जुड़ गए ना? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बालक के मस्तिष्क का या उसका सर्वांगीण विकास मातृभाषा के माध्यम से होता है, और उस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रही अंग्रेजी भाषा की बात, जैसे कि डॉक्टर चुटेल मैडम जी ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों को विदेश में जाकर अध्ययन करना है, रोजगार पाना है, तो वे उस देश की भाषा सीखने के लिए स्वतंत्र है। कहने का उद्देश्य यह है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी को एक प्रकार की स्वतंत्रता है, उसे आजादी है, और वह अपने मन की इच्छा के अनुसार, मन के अनुकूल विषयों का चयन कर सकता है, और वह विभिन्न कलाओं को आत्मसात कर सकता है, जिसके बल पर वह उपाधि धारक तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व वह सक्षम बनाएगा और समाज के सामने आकर अपने आप को आत्मनिर्भर बताएगा और समाज की भी सेवा करेगा। आज देश को सक्षम नागरिकों की आवश्यकता है, इसलिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से सक्षम नागरिक बनेंगे जो देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे। ये बात हमें नई शिक्षा के माध्यम से देखने मिलेगी, और निकट भविष्य में नई शिक्षा नीति हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रचलित शिक्षा पद्धति के जो दोष है वो उन दोषों को दूर करके नई शिक्षा नीति नए रूप को लेकर अभी आ रही है, और वह हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत कुछ दे सकेगी। यही बात मुझे यहाँ पर कहने थी। और आज की इस राष्ट्रीय आवासीय गोष्ठी में सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर, अध्ययन पूर्ण और एक वैचारिक विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर वंदना अग्निहोत्री मैडम को, क्या उन्होंने डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी के सहयोग से बहुत अच्छा विषय चुना, और उस विषय को लेकर अब आज काफी विचार मंथन हुआ है, चर्चा हो चुकी है, और भविष्य में भी इसी प्रकार से मध्य प्रदेश इकाई हर समय नए वैचारिक विषय को लेकर आएगी, और ये इकाई हम सब के लिए बड़ी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुनः एक बार आप सभी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आभार व्यक्त करने के लिए मैडम चतुर्वेदी को बुलाऊं, उसके पहले एक बात मैं सभी अतिथियों के लिए कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो इतने भी अतिथि आज जुड़े, सभी बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत सरल और सहज स्वभाव के हैं, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मुझे इतना समय दिया, हमारी इकाई को इतना समय दिया, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ ही आभार व्यक्त करने का बहुत बड़ा भार मैं डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी को सौंप रही हूँ कि वे सभी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी, आइए मैडम। आवाज नहीं आ रही है मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी।
माइक। हेलो। हाँ अब आई। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ मतलब विश्व हिंदी सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बाद भी हमारी इकाई को इतना समय दिया और हमें इतनी देर तक धैर्यपूर्वक सुना और इतना अच्छा ज्ञान दिया कि नई शिक्षा नीति। चतुर्वेदी मैडम, आपका कैमरा सामने कीजिए, कैमरा आपका मोबाइल सामने कीजिए। हाँ हाँ ठीक, अब चलिए। अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। विश्व हिंदी सेवा साहित्य संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बाद भी हमारी मध्य प्रदेश इकाई को इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई नई शिक्षा नीति के बारे में। और उन्होंने ये मतलब आशा भी व्यक्त की कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश ये नई शिक्षा नीति हमारे देश के अच्छे नागरिकों को तैयार करेगी। उसके लिए मैं उनके सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ। गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को, जो हमारे संस्थान के सचिव हैं, वो अपनी व्यस्तता के बाद भी मतलब घर नहीं पहुंचे, उसके बाद भी वो हमारे साथ जुड़े, इतना समय हमको दिया। और जो उन्होंने विसंगतियां बताई कि भाई वही आर्ट्स का मतलब विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स कैसे पढ़ेगा, तो आपने उनकी जो वो थी समस्या उसको दूर किया कि भाई वो तो इलेक्टिव के रूप में पढ़ेगा, मेजर माइनर सब्जेक्ट के रूप में उसको नहीं पढ़ना है। तो वो आपने उनकी दुविधा को दूर किया, उसके लिए मैं आपका और सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारी समस्याओं को बताया। विशेष अतिथि के रूप में पधारे रमाशंकर कुशवाहा सर ने जो भाषाई विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं जिनका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ था, उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को भी अवसर मिलेगा और उसमें भी लोग अब शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसी जो लोग नहीं सुनते हैं, जिनको लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, जो स्थानीय साहित्य है उसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होगी और लोग उसको आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। जो लोगों के मन में अवसाद की भावना है, डिप्रेशन है कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम से कम अपनी भाषाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमको उसके लिए दी, उसके लिए मैं रमाशंकर कुशवाहा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संदीप नाइक सर ने ये बतलाया कि कैसे हमारे देश में शिक्षा नीति आई थी, कब से लागू हुई, कोठारी कमीशन कैसे लगा, कैसे आगे बढ़ाया गया, उसकी सारी जानकारी उन्होंने हमें दी और नई शिक्षा नीति का किस प्रकार से विकास हुआ ये सब उन्होंने हमें बताया और जिससे हम वो सब जानने में सक्षम हो पाए। तो उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर भरत शेणकर सर ने भी पूरी पुरातन वैदिक काल से लेके नई शिक्षा नीति तक की सारी जानकारी हमको प्रदान की कि उस समय का समय कैसा था, कैसे गुरुकुल प्रणाली चलती थी, लोग कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे, कौन कौन सी कलाओं का अध्ययन करते थे, ये सारी जानकारी उन्होंने हमें प्रदान के लिए। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अर्थपूर्ण जानकारी प्रदान की। फिर डॉक्टर प्रेमलता चौटाल मैडम ने भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और जो बची हुई जानकारी थी हमें दी और उन्होंने उनका बिल्कुल कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम कर दिया कि कौन कौन सी शिक्षा नीति में कौन कौन से गुण हैं, किस प्रकार से हम नई शिक्षा नीति को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मतलब आगे बढ़ने के अवसर हैं, क्या क्या वस्तुएं हम उनसे सीख सकते हैं, कौन कौन से विषय जो अभी तक अनदेखे थे उन सबका भी समावेश इस शिक्षा नीति में किया गया है। ये सब उन्होंने उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं मैडम की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतना ज्ञानपूर्ण और इतना अर्थपूर्ण उद्बोधन दिया कि जो हमारी बहुत सारे हमारे मन के जो शंकाएं थी वो उन्होंने दूर करने में हमारी मदद करी। इसके अलावा मैं डॉक्टर नीरजा बाटले मैडम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अतिथि उद्बोधन दिया। सुमन लता अग्रवाल मैडम ने शुरुआत में कार्यक्रम के प्रारंभ में पूरी शिक्षा नीति के बारे में बताया कि कौन कौन से विषयों का इसमें समावेश किया गया है, कौन से विषय इसमें जोड़े गए हैं, कौन कौन से विषयों को हम ग्रहण कर सकते हैं, माइनर के रूप में क्या ले सकते हैं, मेजर के रूप में क्या ले सकते हैं, इलेक्टिव के रूप में क्या ले सकते हैं, सारे विषयों की जानकारी हमें प्रदान की। इसके लिए मैडम का बहुत 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 आभार। और सबसे ज्यादा आभार वंदना अग्निहोत्री मैडम का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, इतने नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा नीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि एकदम रोचक विषय था और थोड़ा मतलब लीक से हटकर विषय था, जिसमें मतलब लोगों के मन में ये विचार भी नहीं आ सकते कि हमको इस प्रकार से भी हम इन चीजों को आपस में संयोजित करके नया विषय बना सकते हैं। इसके लिए मैडम का बहुत बहुत आभार और उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आभार प्रदर्शन करूं, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कांचन मैडम का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की कि जो हमको मतलब ऐसा लगा कि हम बिल्कुल मतलब उनकी उसको संगीत को सुन के हम भी मतलब भक्ति भावना से में डूब गए और हमने उसके रस का आवाहन किया। इसके अलावा जितने भी लोग उपस्थित थे अपने पटल पे, मतलब कह सकते हैं आभासी पटल पे जितने भी उपस्थित दर्शक थे, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी मतलब धैर्य के साथ हमें सुना और इस विचारों का ग्रहण किया।
तो उन सबके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सभी जो हमारे तकनीकी सलाहकार भी रहे, हम उन सबके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भी हमारे जो बार बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि हम अपनी मीटिंग से जूम से बाहर हो गए, लीव हो गए, पर उन्होंने हमें बार जोड़ा और हमको ये सभी को मतलब उद्बोधन देने में मदद करी। उन सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमें इतने अच्छे कार्यक्रम को सुनने में और उसको ग्रहण करने में मदद की। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। गोष्ठी चांगली झाली। सांगली बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी मैडम, आपने बहुत अच्छे से सभी का आभार व्यक्त किया और हम सबके सहयोग से, सबके मिलने से हमारा ये कार्यक्रम हुआ। हम सबके बहुत आभारी हैं, सबका भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सिर्फ एक शब्द के कह रही हूँ कि शब्द तो शोर है, तमाशा है और भावना के सिंधु में बताशा है। तो शब्दों को अब आभार में हम शब्दों पर न जाएं और भावना में जाएं कि हमारे हृदय की वो भावना है कि हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमें हमेशा ऐसा ही समय देते रहेंगे, हमें अवसर देते रहेंगे कि हम आपको सुनते रहें और यहीं पर मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। देखिए अब आपने आखिरी में वीडियो चालू किया, पहले चालू नहीं किया। एक चीज बंद कर देना चाहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम था मैडम, बहुत धन्यवाद। सब लोग जुड़े और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम सब फिर से जुड़ेंगे एक बार और फिर से हर बार ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और सुमन मैडम कहाँ है? सुमन मैडम ने बहुत इसमें सहयोग किया, बाकी सबने तो किया ही है, लेकिन सुमन मैडम ने पूर्ण सहयोग दिया और विषय भी उनका ही है, सहयोग भी उनका ही है और आगे भी हम करेंगे इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसे समाप्त करें क्या सर? शेख सर आपकी अनुमति हो तो समाप्ति की घोषणा कर दीजिए मैडम। हाँ सर आप कर दीजिए ना। चलिए सर, हम फिर से एक बार जुड़ने के लिए शुभ रात्रि। फिर से जाते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।